Hello everyone. Uh, how are you all of you? I hope you are all fine. Yesterday we had discussed the differential equation of forced harmonic oscillator, and today we are discuss the important concept and important topic, the point of in the view of examination, which is resonance. Which is resonance? Resonance and sharpness of resonance is a very important topic from the point of view of examination. Okay, first we to understand the resonance, and we'll discuss the sharpness of resonance. रिजोनेंस अगर हम हिंदी में कहें तो अनुनाद, एक्चुअली एक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं रिजोनेंस, वो रिजोनेंस नहीं है ये वाला। ठीक है, अगर आप कभी उससे रिलेट करते इसको, कि बहुत से बच्चे डेफिनेशन ढूंढते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन अगर हम सर्च भी करें रिजोनेंस ढालने वाली, तो वो आपको पर्टिकुलर ढालना पड़ेगा रिजोनेंस इन सिंपल हार्मोनिक इन वेव मोशन, तब आपको जाके इस तरह के मतलब वो मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। अगर आप ओनली रिजोनेंस डालते हो केमिस्ट्री वाला भी आपको मिल सकता है, तो विच इज़ नॉट रिजोनेंस इन द फिजिक्स। फिजिक्स में रिजोनेंस का मीनिंग थोड़ा सा अलग वाली बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। रिजोनेंस अलग चीज़ है। रिजोनेंस एक क्वेश्चन बनता है पेपर में वेव मोशन में, तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे रिजोनेंस एक्चुअली होता क्या। जरा देखिए, जब अभी हमने बात करी थी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की, उसमें हमने कहा था कि कोई बॉडी जब ऑसिलेशन करती है और अगर वो किसी फोर्स की मदद से ऑसिलेशन कर रही है, तो फिर उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग हो, तो बॉडी में जो ऑसिलेशन होते हैं वो उस फोर्स की मदद से होने लगते हैं, तो उसी को हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। यहाँ पे भी वही है रिजोनेंस में, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो रही है। वो चीज़ क्या चेंज हो रही है? वो चीज़ ये चेंज हो रही है, ये सेम फ्रीक्वेंसी एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी वही हो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉडी की। तब उस टाइम पे जो ऑसिलेशन होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑसिलेशन जब होते हैं तो उनकी जो एम्पलीट्यूड होता है वैल्यू ए, वो थोड़ा बढ़ने लगता है, इंक्रीज, वेरी मच इंक्रीज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड यहाँ पे करेंगे टॉपिक को रिजोनेंस, इसके बाद हम देखेंगे शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आया है ये डेफिनेशन लिखने के लिए। पूरा शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस पे भी समझाएंगे। देखिए, व्हेन अ बॉडी इज सेट इनटू ऑसिलेशन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई वस्तु बाह्य बल से दोलन करने के लिए तैयार हो, बाह्य बल द्वारा, बाहर से बल लगने का, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, यानी कि उस बल एक्सटर्नल फोर्स, एक्चुअली मैंने लिख दिया इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना, पीरियोडिक। ये पीरियोडिक होना चाहिए, पीरियोडिक टाइम के हिसाब से, ठीक है, विद इन द स्पेसिफिक टाइम, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, यानी उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी के सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, यानी जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इस तरह के, इज वेरी मच इंक्रीज्ड, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, वेरी मच इंक्रीज्ड। द फिनोमिना इज कॉल्ड रिजोनेंस। ये फिनोमिना ही क्या कहला रहा है? रिजोनेंस कहला रहा है। क्या कह रहा है? रिजोनेंस। रिजोनेंस का एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल, सोल्जर मार्चिंग ओवर अ सस्पेंशन ब्रिज ऑलवेज ब्रेक स्टेप, यानी कि जो फौजी लोग होते हैं जब वो किसी पुल को पार करते हैं तो कदम ताल नहीं करते, ब्रेक स्टेप नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करा तो जब एक साथ वो फोर्स लगाएंगे ब्रिज यानी पुल के ऊपर, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है और पुल की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग है।
लेकिन किसी केस में अगर ऐसा हुआ कि उनकी जो कदम स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी है, कदम की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, और वो पुल यानी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के इक्वल हो गई, तो वहां पे वो पुल टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है, खत्म हो सकता है। एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा केवल रिजोनेंस के कारण ही होता है। रिजोनेंस केवल तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी के सेम हो जाए, तो रिजोनेंस हो जाए। तो ये था आपके पास रिजोनेंस यानी अनुनाद, जिसको हम कहते हैं। अब बात आई अनुनाद की पावर कितनी होगी। भाई पावर की बात करें तो हर चीज़ की पावर होती है। हम अगर इंसान की बात करते हैं, इंसान की पावर पे भी बात करते हैं, भाई वो इंसान कितना हैवी है, कितना काम कर सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अगर हमने रिजोनेंस पढ़ा तो रिजोनेंस की पावर, और रिजोनेंस की जो पावर होती है, शक्ति, उसे ही हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। हिंदी में बोले तो अनुनाद की तीव्रता, कितना तेज वो काम कर रहा है, क्या उसकी तीव्रता है, जैसे प्रकाश की तीव्रता, तेज चलना, ये सब चीजें डिफाइन करते हैं, तो वो है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। तो रिजोनेंस आपने देखा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। तो देखिए बेटा, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, अनुनाद की तीव्रता। इफ द फॉल इन एम्पलीट्यूड, फॉल माने कम होना, एम्पलीट्यूड, फॉर अ स्मॉल डिपार्चर ऑफ द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द रिजोनेंट वैल्यू, यदि रिजोनेंट वैल्यू यानी फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने पर एकदम से एम्पलीट्यूड भी वो कम हो जाए, गिरने लग जाए, इज कंसिडरेबल, द रिजोनेंस इज सेड टू बी शार्प। यानी कि अगर रैपिडली, जैसे आपने फोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम किया, फ्रीक्वेंसी कम करी, तो एम्पलीट्यूड भी एकदम से कम हो जाए, एकदम से, तो शार्प हो गया। रिजोनेंस को क्या कहेंगे वहां पे? शार्प। रिजोनेंस इज सेड टू बी शार्प। ऑन द अदर हैंड द फॉल इज स्मॉल, यदि वैल्यू फ्रीक्वेंसी बदलने पर फोर्स की धीरे धीरे जो है इसमें चेंज आया, ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया। On the other hand, the fall is small, the resonance is said to be flat. उस रिजोनेंस को हम क्या कहेंगे? फ्लैट रिजोनेंस। ओवरऑल जो ये दोनों कंडीशन है मिला के यही क्या कहलाती है? द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस तो मतलब डेफिनेशन के तौर पे समझ रहे कि अगर फोर्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो कभी तो एम्पलीट्यूड एकदम से घटता है या एकदम से बढ़ता है, जो भी मतलब रैपिडली, और कभी कभी बहुत कम। अगर बहुत एकदम से बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसे बोलते हैं शार्प रिजोनेंस, शार्प। और अगर एकदम से नहीं हो रहा, थोड़ा 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 करके हो रहा है, स्मॉल चेंज आ रहा, तो वो हो गया फ्लैट रिजोनेंस। क्या हो जाता है? फ्लैट रिजोनेंस हो जाता है। अब इसमें फॉर्मूला किस तरह से पूछेगा, क्या क्वेश्चन इससे फ्रेम होगा फॉर्मूले के ऊपर, तो वो देखते हैं। ये तो डेफिनेशन का क्वेश्चन, डेफिनेशन थी आपको, तो डेफिनेशन आपसे क्लियर, तो डेफिनेशन को आप देख लीजिए थोड़ा सा। आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। सोनोमीटर में भी इसका एग्जाम्पल है, अगर देखा जाए तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं यहाँ पे, मतलब हम नहीं समझ रहे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। अब डिस्कस करते हैं कि डैम्प्ड सॉरी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो तीन चीज़ें फॉर्मूले से बेस्ड जो पूछी जाती है उनको देखते हैं। देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कहा था कि आज हम निकालेंगे कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के में जैसे वेलोसिटी निकालते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे वेलोसिटी निकालते हैं, ऐसे ही फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो क्या उसमें क्वेश्चन थोड़ा तरीके से फ्रेम होता है। देखिए, डिड्यूस द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी और वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, या तो पेपर में पूछेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, या वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेग का आयाम, मतलब जो वेग होगा उसकी वैल्यू, आयाम, एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। प्रणोदी आवर्त गति में वेग के आयाम या उसके वेग का सूत्र क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। we know that the displacement in forced harmonic oscillator is given by, कल आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाला था, इसकी क्या होता है, x = f0 / √r
आई थिंक ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4r² पी स्क्वायर, ये निकालते हैं अपने x इक्वल टू एंड साइन पी टी माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा? वेलोसिटी यानी वेग। क्या होता है वेग का फॉर्मूला? v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए आप इसका जब t के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो t आ ही नहीं रहा। ओनली डेरिवेटिव किसका होगा बेटा? dy by dt sin pt माइनस थीटा। तो f नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन cos pt माइनस थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pt वाला डिफरेंशिएशन p आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहां से जो वेलोसिटी आई उसका जो एम्पलीट्यूड की हम बात करेंगे, जरा एम्पलीट्यूड देखें। अगर यहां से देखें इसको p को यहां लिख ले बेटा, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ, ये आ गया 0p। तो ये वैल्यू क्या आई आपके पास? व्हाट इज दिस? ये तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया? वेलोसिटी यानी वेग। अगर वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड वो पूछ रहा है आपसे, ए फॉर एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, तो कितना एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। आयाम कहां होता है? यही तो होता है आयाम। ये तो लिखना है जैसे x इक्वल टू आपने लिखा a sin ओमेगा t, तो ये क्या है? आयाम। तो यहां पे आयाम क्या है? वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या है? f0p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। ये हो गया आपका वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अब कल की जैसे आपने कल किया था वो केस आप इसमें बता सकते हैं, वो आप कर लेंगे खुद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 केस क्या था? वेरी लो फ्रीक्वेंसी केस, जैसे कल जरा सेम टू सेम बेटा में लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर p बहुत छोटा हो तो, अगर p बहुत छोटा तो p स्क्वायर तो और छोटा होगा, कल मैंने आपको बताया था। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा इस केस में? p छोटा है लेकिन p स्क्वायर छोटा, तो p स्क्वायर छोड़ देंगे नीचे से, p स्क्वायर यहां से भी गया यहां से भी गया, यहां पे क्या बचा लिया? f0 अपॉन p। नीचे तो देखो ओमेगा स्क्वायर बचेगा ओनली, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर बचा। क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप f0 की वैल्यू लगाना चाहते हो f0 की वैल्यू लगा सकते हैं। f0 की वैल्यू क्या थी? f0 अपॉन m एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी k अपॉन m। m से m यहां से कैंसिल, तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड विल f0p अपॉन k। सिमिलरली अगर हम देखें केस 2 क्या बनता था? ग्रेटर देन ओमेगा। तो अगर ग्रेटर देन हो तो मैंने कल डायरेक्ट निकाला, तो मैं डायरेक्ट ही देख रहा हूं, उसको देख लीजिए। कल हमने क्या निकाला था? यहां से दोनों वैल्यू जुटेंगी, ओमेगा स्क्वायर भी जुटेगा और पी स्क्वायर भी जुटेगा यहां से। कल भी मैंने आपको बताया क्या रीजन था इसका। और यहां पे बचेगा ओनली पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर नीचे बचता है तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? देखिए जरा, f0 अपॉन पी स्क्वायर बच जाएगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा अंदर, p से p कैंसिल, then this will be equal to f0 upon p and f0 की वैल्यू वही जो भी लगाई थी आपने, क्या दिया f0 की वैल्यू? f0 upon m, तो ये हो जाएगा f0 upon p। ये आपका वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का केस, दो केस डिस्कस कर लिए हमने। लो फ्रीक्वेंसी अगर ये लो हो और अगर ये हाई, तो अगर आपके पास वेलोसिटी एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछता है पेपर में तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है,
देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने और इसका फॉर्मूला, इसकी कंडीशन। क्वेश्चन है व्हाट इज वेलोसिटी रेजोनेंस। अभी तो हमने पढ़ा था रेजोनेंस, फिर पढ़ा था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, फिर उसके बाद वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी कैसे निकलती, फिर वेलोसिटी के बाद आएगा वेलोसिटी रेजोनेंस, वेलोसिटी में रेजोनेंस कैसे निकालते हैं। डिड्यूस द कंडीशन ऑफ इट, इसकी कंडीशन को डिराइव करो, इसकी कंडीशन क्या होती है, या इसकी ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस कंडीशन, या इसकी कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन को निकालिए। इसकी जो कंडीशन है वही इसकी डेफिनेशन है, यानी कि वेग अनुनाद क्या है, इसका प्रतिबंध भी क्या करो, प्रतिबंध मतलब उसकी शर्त या प्रतिबंध। देखिए वेलोसिटी रेजोनेंस क्या है, जो आपने भी वेलोसिटी निकाली थी, व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी p यानी फोर्स की फ्रीक्वेंसी p इज इक्वल टू द नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द ऑसिलेटर। किसी ऑसिलेटर की जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइवन फ्रीक्वेंसी p दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो वहां पर जो रिजोनेंस होगा, मतलब फिनोमेना है, ये घटना हो रही है जो, इसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी रेजोनेंस। क्योंकि ये रेजोनेंस हम वेलोसिटी में देख रहे बेटा, तो इसमें वेलोसिटी के फॉर्मूले से इसको कंडीशन को निकालना पड़ेगा, यानी जो वेलोसिटी आपने निकाली थी उसका जो एम्पलीट्यूड आपने निकाला था उससे। तो देखिए कंडीशन, वी नो दैट वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वी नो दैट, इसलिए आपको टॉपिक में पढ़ाया था वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, यानी वेग आया, आपने वेग आया अभी क्या निकाला था, एफ नॉट पी अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर, ये तो निकाला था। थोड़ा सा देखिए इसको और सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली पी हटाना है, ठीक है। देखिए यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन लीजिए बेटा, नीचे से क्या कॉमन लीजिए, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर जब यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा इसका बाहर आके भी, तो ये कुछ इस तरह से बचेगा, पी पावर 4 बचेगी बेटा बाहर मेरे साथ, क्योंकि देखो पी स्क्वायर आप कॉमन ले रहे, तो यहाँ से अगर आप यहाँ से पी ही कॉमन ले लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप पी स्क्वायर को भी कॉमन लेंगे तो चलो देखते हैं, पी स्क्वायर ले बेटा, पी स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो पी स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा, ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, पी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे बचेगा, एंड प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। अब पूरे से पी स्क्वायर कॉमन लो, पूरे से जब पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर इसको उस तरह से करें, या तो बेटा आप इसको इस तरह से कीजिए, ऐसे कीजिए, एक्चुअली पी एक साइड करना है बेटा, ऐसे करो, f0 अपॉन ये वाला p नीचे दिया हो, ये वाला जो p है इसको नीचे दिया हो, कैसे लाएंगे देखो नीचे, जब ये नीचे आएगा तो ये कुछ इस हिसाब ऐसे आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर एंड अपॉन p, क्योंकि हमें तो इसको अंदर लेना है, अंदर लेने के लिए इसको अंडर रूट के अंदर आना पड़ेगा, तो अंडर रूट के अंदर जैसे ही आएगा तो इसकी वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब कोई वैल्यू अंडर रूट से बाहर आती है तो स्क्वायर छोड़ देती है, अगर अंडर रूट के अंदर जाती है तो स्क्वायर ले लेती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v ऑफ a इज इक्वल टू f नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, नो प्रॉब्लम। इस पे तो देखो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो अलग अलग करेंगे वैल्यू को, तो ये कुछ इस तरह से आएगी, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको क्योंकि होल स्क्वायर है ना बेटा, तो मैं इसके नीचे ऐसे लिख रहा हूं, p इस पूरे का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब स्क्वायर बोलेगा तो वापस p पे स्क्वायर, इसको अलग अलग कर रहे हैं ना, इसके अपॉन में आ गया, जब इसके अपॉन में आएगा तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल। अब हमें दरअसल वो कंडीशन चाहिए जिसमें हमें वो मिल जाए कंडीशन, तो वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन, हमें ये वैल्यू क्या चाहिए भाई, बहुत ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए भाई इसकी। ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कब हो सकती है, ज्यादा बताओ, ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा तब हो सकती है जब नीचे की वैल्यू जो है कम से कम हो। क्यों?
जैसे आप सपोज मान लो आपने x इज इक्वल टू लिखा 4/y, आपको ये वैल्यू सबसे ज्यादा चाहिए तो आप इस वैल्यू को सबसे छोटा रखोगे तब जाके वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। मान लो आपके पास ये वैल्यू है 3, ये है y की वैल्यू, तो आप इसमें सबसे छोटी वैल्यू जब लगाएंगे तब ये सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। अगर आप इसमें मान लो 2 लगाते तो ये 2 आ जाएगा, 3 लगाते तो वन पॉइंट समथिंग आएगा, यानी नीचे की वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा अगर आपको ये वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो VA इज मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर मतलब नीचे की वैल्यू जिसको हर बोलते हैं मिनिमम, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जब ये वैल्यू मिनिमम होगी नीचे वाली। तो भाई इसको मिनिमम करने के लिए क्या करें, मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मिनिमम करना। तो मिनिमम करने के लिए दो कंडीशन आपके पास है, या तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू p के साथ डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा कि जो भी वैल्यू ली आपने इसको आपने डिफरेंशिएशन करा और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के इक्वल। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो नीचे बड़ी वैल्यू है जो भी आपको रख देखिए सबसे छोटी वैल्यू कब आ सकती है अगर ये 0 हो जाए। क्यों, अगर मान ली वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू 0 होने पर जो नीचे वैल्यू आएगी वो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू होगी। क्योंकि अगर हम मान ले जाए ये कहते हैं कि ये 0 कर दिया हमने, मान लो r की वैल्यू 0 कर दी, अगर r इक्वल टू 0 कर दिया फिर तो p पे फर्क पड़ जाएगा, ओमेगा पे फर्क पड़ जाएगा, नहीं इसको तो 0 नहीं कर सकते। यानी कि यहां से सिर्फ हमें ये वाली टर्म को किसके इक्वल कर लें 0 के। अगर ये 0 हो गया नीचे वाला टर्म तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी VA की ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ये ध्यान रखना बेटा इस कंडीशन में थोड़ा सा ये रूल थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना, आपको VA की वैल्यू लिखी वहां से p स्क्वायर को अलग अलग किया, उसके बाद जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें से जो पहला ब्रैकेट है क्योंकि स्क्वायर है बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू यही, अगर यही 0 हो जाए तो आंसर आपका सबसे बड़ा आ सकता है। तो अगर ये 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे कि जो रेजोनेंस होगा वेलोसिटी में आ जाएगा। तो देखिए कैसे स्क्वायर हटेगा, रूट लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0 पे भी 2 हो जाएगा, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, देन व्हाट विल बी स्क्वायर को छोड़ सकते हैं यहां से दोनों साइड से, तो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू ओमेगा। माइनस वाले का कोई कांसेप्ट हम यहां पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये कंडीशन ठीक। एक कंडीशन अगर आप करना चाहे डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं बेटा, इसको मेरे हिसाब से शायद हो जाए तो एक बार देखते हैं ट्राई करके। वैसे तो आप इसको कर लो बस ये हो गया, पर देखते हैं एक बार ट्राई करके। ये वैल्यू कम करनी है तो मान लो सपोज ये y है, अंदर की वैल्यू करनी है ना, तो ये वैल्यू y है। तो अगर इसको आपको कम से कम लाना है, इसकी वैल्यू आपको कम से कम चाहिए ना वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो सपोज आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में, तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्या होगा बेटा, इस वाले पूरे टर्म में p है तो आपको u अपॉन v वाले फॉर्मूले पे भी जाना पड़ सकता है, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा रहने दीजिए। तो आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है बेटा कि ये वैल्यू तभी मिनिमम हो सकती है नीचे वाली जब ये वैल्यू क्या हो 0 के इक्वल हो, जब ये 0 के इक्वल होगी तो ऐसे ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा p के बराबर आ जाएगा। और यही कंडीशन है किसकी, वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन। क्लियर। कल दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, पावर एब्जॉर्प्शन एंड पावर डिसिप्शन। वही जो आपने DHO में पढ़ा था वही आपको किसमें करना है, FHO में पढ़ना है। या आपने DHO में नहीं पढ़ा था, पावर एब्जॉर्प्शन कितना पावर एब्जॉर्ब करती है ये पढ़ा था, डिसिप्शन वाला पढ़ेंगे। ये दो फॉर्मूले इसमें से दोनों में से या तो पावर एब्जॉर्प्शन का पूछा जा सकता है या पावर डिसिप्शन का पूछा जा सकता है। ये एक्चुअली ये जो फॉर्मूले आपने करे हैं ये भी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं मतलब, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करने डेरिवेशन आपके बुक में यानी आपके सिलेबस में मेंशन है तो इसलिए करा रहे हैं, करने जरूर है। तो ज़्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है, आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है डेरिवेशन करते हुए। जैसे इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कंडीशन तभी निकलेगी जब ये सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, V इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम तब होगा जब नीचे की वैल्यू मिनिमम होगी, और ये मिनिमम तब होगी जब ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। बस इस तरह से कंडीशन को ध्यान रखना है। क्लियर। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। ये जो जितना भी काम आपको कराया है इस सभी को आप एक कॉन्सेप्ट वाइज समझ के इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो कल तक के लिए फिर कल हम डिस्कस करेंगे नए दो टॉपिक पे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर एब्जॉर्प्शन इन FHO इन फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। बाय बाय।